हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली इलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊंगा। ए टू जेड कैसे इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है, कैसे रिजल्ट डिक्लेयर के बाद ये कंप्लीट होता है और किन किन एंटिटी का रोल होता है, ए टू जेड में प्रोसेस समझाऊंगा। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है। और जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब डायरेक्ट बढ़ते हैं कंटेंट पे। सो पहला पॉइंट आप देखिए कि इलेक्शन डेट आर अनाउंस्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। सो जैसे ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन डेट अनाउंस करता है थ्रू अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कंपोजिशन क्या है। अभी 3 लोग हैं टोटल। श्री राजीव कुमार जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर, और सुखबीर सिंह संधू इलेक्शन कमिश्नर। 3 है, ये दोनों अभी न्यूली अपॉइंट किए गए हैं, तो टोटल 3 है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे एग्जैक्टली नंबर प्रोविजन नहीं है कि 3 ही होने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली लिखा है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होने चाहिए, प्लस बाकी जितना टाइम टू टाइम जितने भी ज़रूरत पड़ेंगे वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते रहेगा कि कितना होना चाहिए। तो बहुत दिन से ये 3 चला आ रहा है, तो अभी भी करेंटली भी 3 है। तो जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में अभी रिसेंटली 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जहां पर इलेक्शन डेट अनाउंस हुए थे, तो 16 मार्च से हमारा इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। दैट मीन्स ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट स्टार्ट हो चुका है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को ही आप लोग आचार संहिता भी बोलते हैं। वो आचार संहिता हिंदी में हम कहते हैं। अब समझते हैं कि ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या है और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो कुछ पॉइंट्स मैंने बनाया है, जैसे व्हाट इज मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। इट इज़ द एक्सपेक्टेड बिहेवियर फ्रॉम ऑल द पार्टीज कनेक्टेड विद इलेक्शन, स्पेशली द कैंडिडेट रिप्रेजेंटेटिव और पॉलिटिकल पार्टी एंड पार्टी वर्कर। इसका मतलब है कि जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हो जाए तो जितने भी पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट है, उनके वर्कर है, उन लोग प्रचार करेंगे या किसी को इन्फ्लुएंस करेंगे, वो एक मोरल तरीका से होना चाहिए, वो एक एक्सपेक्टेड बिहेवियर में होना चाहिए, जो कि कंड्यूसिव भी हो और जो अनबायस्ड हो। तो इस कारण से ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है। कुछ रूल्स बनाए गए हैं कि इसके अंदर ही आप एक्टिविटी को कंडक्ट करेंगे। प्राइमरी पर्पस इसका क्या है कि प्रोवाइड लेवल प्लेइंग फील्ड टू ऑल द कैंडिडेट, डिवॉइड एनी एडवांटेज टू द रूलिंग पार्टी। हमें पता है कि जो भी स्टेट में या सेंटर में जो भी रूलिंग पार्टी होता है उनके हैंड्स में पावर ज़्यादा होते हैं, कंट्रोल ज़्यादा होता है, इन्फ्लुएंस ज़्यादा होता है। तो अगर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होगा तो उस इन्फ्लुएंस को यूज़ करके, उस पावर को यूज़ करके उन लोग गलत तरीके से भी वोट को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। इस कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट एक जरूरी प्रक्रिया हो जाती है कि जहां पर वो सब चीज़ों को कंट्रोल किया जाए और जितने भी विपक्ष के पार्टियां हैं उनको भी लेवल प्लेइंग फील्ड मिले, कि सब एक बराबर तरीके से प्रचार कर सके, बराबर तरीके से सही तरीके से रैली करके लोगों को अपने जो भी मैनिफेस्टो है उसको कन्वे कर सके। तो इस कारण से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट यूज़ होता है। सो कुछ कुछ चीज़ें आप देखिए इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कि स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट ट्रांसफर एनी ऑफिसर इन्वॉल्विंग इन द इलेक्शन, ओनली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डू कैन ट्रांसफ़र। इसका मतलब है कभी कभी क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट चाहता है कि इलेक्शन को अपने फेवर में लाने के लिए कोई कोई किसी जो ऑफिसर जो स्टेट गवर्नमेंट के टुवर्ड्स थोड़ा इंक्लाइंड होता है, वो चाहता है कि इलेक्शन प्रोसेस में वो उसी स्टेट में काम करे जो स्टेट में उनका पार्टी है। तो इससे क्या होगा कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा, थोड़ा सा फेवर मिल जाएगा। इस कारण से इसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में कम्प्लीटली कैंसिल किया गया है कि आप ये नहीं कर सकते। केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही डिसाइड करेगा कि कौन सा ऑफिसर कहाँ ट्रांसफर होगा। स्टेट गवर्नमेंट का कोई पावर नहीं है उस पॉइंट पे। नो न्यू अनाउंसमेंट प्रोजेक्ट स्कीम कैन बी मेड बाय रूलिंग पार्टी। जनरली ये देखा जाता है कि जैसे इलेक्शन आते हैं, वोट्स आते हैं, तो जो रूलिंग पार्टी है फिर से रूल में रहने के लिए क्या करती है कि सब्सिडी देना स्टार्ट करती है, चीज़ों का दाम घटाना कम कर स्टार्ट कर देती है। तो जिससे क्या होता है कि लोग जो 5 साल जो भी काम हुआ है उसे भूल जाएं और ये 1-2 महीने पे जो चीज़ें हैं उस पर फोकस करके हमें वोट दे दे। तो करेंटली आप देखे होंगे कि जो अभी करंट गवर्नमेंट भी चल रही है, तो अभी पेट्रोल का भी आप देखे होंगे कि 2 रुपये दाम लगभग कम हुआ है। एक अब 15 फरवरी 2024 को, 15 फेब 2024 को एक प्रधानमंत्री ने योजना भी पीएम सूर्य घर योजना, मुफ्त बिजली योजना भी लॉन्च की है, जिसके तहत 300 यूनिट ऑफ बिजली आपको मुफ्त मिलेगी। 300 यूनिट ऑफ बिजली, प्लस अगर आप अपने घर पे सोलर पैनल लगाते हैं उसमें भी आपको सब्सिडी मिल जाएगी।
इस स्कीम के तहत। तो ये जितना स्कीम है ये 16 मार्च, जिस दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने डेट अनाउंस की, इससे पहले सब स्कीम लॉन्च कर दिया गया, क्योंकि एक बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाता है उसके बाद कोई भी स्कीम लॉन्च नहीं किया जा सकता है, वो वॉयलेशन हो जाएगा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से। इसलिए आपने हमेशा ये चीज़ को ऑब्जर्व किया होगा। तो एग्जैक्ट रीज़न ये है। थर्ड है कि नो मिनिस्टर कैन मिक्स हिज ऑफिशियल वर्क और कैंपेन। इसका ये मतलब है कि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो करंट मिनिस्टर है, वो तो अपने टेन्योर में होंगे, वो अपने विजिट करते रहेंगे गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट को यूज़ करके, गवर्नमेंट अकोमोडेशन को यूज़ करके। तो गवर्नमेंट का कार्यकाल तो चलता ही रहेगा। अगर वो गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट और गवर्नमेंट अकोमोडेशन यूज़ कर रहे हैं या गवर्नमेंट पर्पस से वो ट्रैवल कर रहे हैं किसी जगह पर, तो उस जगह पर वो अपने पार्टी को या वोटिंग के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते, क्योंकि वो उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक रिप्रेजेंटेटिव है। वो पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव उस पॉइंट पे नहीं है कि आप गवर्नमेंट रिसोर्सेज यूज़ करके पॉलिटिकल पार्टी को प्रमोट करें। तो ये भी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अगेंस्ट आता है। तो ये सब पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट होता है, अब आते हैं थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में देख लेते हैं कि क्या प्रोविज़न है मॉडल मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का। तो फर्स्ट, इट इज़ नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट इन एनी लॉ। ना इस पे कोई लॉ बना है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा मेंशनड है। देन ये प्रिपेयर्ड कैसे होता है, तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट आर प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आफ्टर डेलिब्रेशन विथ पॉलिटिकल पार्टीज एंड यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 324 फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन। सो आर्टिकल 324 आप जानते हैं, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इस्टेब्लिशमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। तो इसका पावर यूज़ करके जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से डेलिबरेट करके एक पर्टिकुलर रूल बनाता है जिसमें सबका एसेंट रहता है। तो ये ऐसे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट हमारा तैयार होता है। और मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने भी डिफरेंट केसेस में इसको कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड किया है कि ये संवैधानिक है, आप ऐसा कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ एक लीगल, क्योंकि हमें पता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो एक लीगल सैंक्टिटी होता है, वो लॉ के तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब है कि एमसीसी वैलिड माना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं कि ब्रीचिंग ऑफ एमसीसी कैन नॉट बी पनिशेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ। इसको पनिशेबल नहीं किया जा सकता कोर्ट ऑफ लॉ, बिकॉज इसके हमें बताया गया है कि ये रूल फॉलो करना चाहिए, बट अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के तहत आपको कोई पनिश नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अगेंस्ट में कोई पनिशमेंट मेंशन ही नहीं है, बिकॉज ये ना तो लॉ में मेंशन है ना कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो इसके तहत आपको पनिशेबल नहीं हो सकता। लेकिन इसमें एक टर्निंग पॉइंट है। जनरली क्या होता है कि जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में जो प्रोविजंस होते हैं, कुछ कुछ प्रोविजंस क्या होते हैं, वो सेम प्रोविजंस ऑफेंस होते हैं अंडर आईपीसी और आरपीए 1951। आईपीसी पता है, इंडियन पीनल कोड, और आरपीए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951। इसके अंडर वो ऑफेंसेस अगर आप कीजिएगा तो वो एज अ ऑफेंस माना जाएगा और आप पे एफआईआर या पर्टिकुलर जो भी प्रोविजन है वो एक्शन लिया जा सकता है। कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दिए हैं, जैसे ब्राइबरी टू वोटर्स, कि आप वोटर्स को कुछ पैसे दे के अपने तरफ अपने को वोट देने के लिए आप उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। सेकंड, कि रिलीजियस प्लेसेस को यूज़ कर रहे हैं आप इलेक्शन प्रोपोगेंडा यूज़ करने में, आप रिलीजन कास्ट को यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, कि एनी एक्टिविटी दैट स्प्रेड वायलेंस बिटवीन कास्ट कम्युनिटी, मतलब कि कास्ट कम्युनिटी के लेवल पे डिफरेंट वायलेंस यूज़ करना, वो एक हो सकता है। इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर्स, इसका मतलब होता है कि एक इंसान ही जाके 2 या 3 बार वोट मार के आ जा रहा है। या दूसरा केस हो सकता है कि सपोज कोई इनएलिजिबल है, जो कि वोटिंग के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन वो क्या कर रहा है कि कोई एलिजिबल वोटर का वोटर आईडी कार्ड लेके उस पे वो वोट मार के आ जा रहा है। दिस इज कॉल्ड इम्पर्सनेशन ऑफ वोटर। तो ये जो चारों प्रोविजंस है ये एमसीसी में है। और साथ में अगर आप इन सब को अगर, और बाकी सब भी हैं बहुत सारे और प्रोविजंस है, इन सब को अगर आप ब्रीच कर रहे हैं तो आपको इन सब को ब्रीच करिएगा तो एमसीसी के अंडर पनिशेबल नहीं होंगे, बट तो आप इन सब को ब्रीच करेंगे तो आईपीसी का कुछ धारा और आरपीए का कुछ धारा आप पे लगेगा, तो उसके अंडर आप पे एफआईआर दर्ज हो सकता है। तो ये एक ट्रिकी पॉइंट है, तो आप समझ लीजिएगा कि एमसीसी में पनिशेबल नहीं है, लेकिन एमसीसी का ऑल कंडक्ट जो कि पनिशेबल है आईपीसी और आरपीए 1951 में, वहाँ पे एफआईआर, वहाँ आप पनिशेबल हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कैन नॉट डिस्क्वालीफाई कैंडिडेट फॉर ब्रीचिंग एमसीसी, दे कैन एफआईआर अगेंस्ट द ऑफेंस। जैसे मैंने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकते, बिकॉज एमसीसी को उतना, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ नहीं है तो उतना लीगल सैंक्टिटी उसका नहीं है, तो उसके अगेंस्ट भी कुछ नहीं कर सकते आप। बट
आईपीसी और आरपीए 51 के अगेंस्ट ही आप कुछ कर सकते हैं, उसके अगेंस्ट आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। जैसे ये जो 4 प्रोविज़न था, ये जो भी आईपीसी या आरपीए के सेक्शन में आएगा उसके अंडर जो प्रोविज़न होगा आप एफआईआर रजिस्टर करा सकते हैं। और डिस्क्वालीफाई इस बेसिस पे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। नेक्स्ट है कि ईसीआई हैज़ डिस्क्रिशनरी पावर टू टर्मिनेट इलेक्शन एनी टाइम इन केस ऑफ रूलिंग पार्टी एक्सटेंड ब्रीचिंग ऑफ एमसीसी आफ्टर अ सर्टेन लिमिट। अब क्या होता है कि अगर एमसीसी एकदम एक दो या एक ग्राउंड लेवल पे कुछ ब्रीच हो रहा है तो उस पर आप एफआईआर करके छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर काफ़ी लार्ज एक्सटेंट में ब्रीच हो रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि जो वोटिंग का प्रोसेस है उसमें वोटिंग का प्रोसेस कंप्लीटली करप्ट हो गया है, तो उस केस में ईसीआई के पास पावर है कि वो कंप्लीटली इलेक्शन को टर्मिनेट कर सकता है, क्योंकि उस समय इलेक्शन का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टी जनरली रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ही ब्रीच करती है, तो जो रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी अगर ब्रीच करेगी तो इसका मतलब है कि ऑलरेडी वो जीतने वाली है। तो इससे अच्छा है, ये तो फेयर इलेक्शन हुआ नहीं, और अगर फेयर इलेक्शन नहीं है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कॉन्स्टिट्यूट किए थे हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो 324 के अगेंस्ट, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं बन गया। इस कारण से ये टर्मिनेट इलेक्शन एक बहुत ही इंडिविजुअल पावर देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन ऑर्डर टू फेयर एंड फ्री इलेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने देख लिया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट होता क्या है, तो आप लोगों को पूरा क्लैरिटी आ गया होगा। नेक्स्ट फेज में क्या होता है, फर्स्ट फेज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके डेट बता दिया कि इस डेट को इलेक्शन होने वाला है। नेक्स्ट क्या होता है कि कितने फेज में होगा वो भी मेंशन होता है। तो हर फेज के अकॉर्डिंग करेंटली अभी 7 फेज में होगा, मैं अभी पूरा डेटा शो करूंगा आपको। तो बिफोर एवरी फेज गैजेट नोटिफिकेशन इशूड बाई प्रेसिडेंट और गवर्नर। सो जो लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन होता है पार्लियामेंट का जनरली, उसके लिए गैजेट नोटिफिकेशन प्रेसिडेंट इशू करता है, और गवर्नर फॉर दी स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो भी स्टेट में काउंसिल है, तो उसके लिए गवर्नर गैजेट नोटिफिकेशन इशू करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, एवरी फेज मतलब हर फेज से पहले ये नोटिफिकेशन जारी होगा। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ नॉमिनेशन। उसके बाद नॉमिनेशन डेट फाइल किया जाता है बिफोर रिटर्निंग ऑफिसर। रिटर्निंग ऑफिसर आईएएस ऑफिसर होता है। सो आईएएस ऑफिसर के सामने नॉमिनेशन फाइल होता है, जितने भी कैंडिडेट अपीयर होंगे वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। देन डेट ऑफ स्क्रूटनी, जो भी नॉमिनेशन फाइल है वो चेक किया जाएगा कि वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं, मतलब जितना भी डेटा दिया गया है वो फिल है कि नहीं, उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं है। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब स्क्रूटनी होता है तो जो पॉलिटिकल पार्टी जो कैंडिडेट है उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि अगर छोटा सा अगर माइनर सा कोई मिस्टेक है तो उसको करेक्ट करने का ऑप्शन दिया जाता है कि आप करेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर बिग मिस्टेक है तो नॉमिनेशन पेपर को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वहाँ कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो ये स्क्रूटनी के बाद हमारा डिक्लेयर्ड लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड कैंडिडेट, उसके बाद हम कितने कैंडिडेट एक्सेप्ट हुए और कितने रिजेक्ट हुए उसका लिस्ट हम लोग निकाल देता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लिस्ट पब्लिश कर देगा। उसके बाद 2 दिन के अंदर आता है डेट ऑफ विड्रॉल। जिस दिन डेट ऑफ स्क्रूटनी और लिस्ट निकला उसके 2 दिन के अंदर अगर कोई कैंडिडेट चाहे कि उसको विड्रॉल करना है, उसे इलेक्शन नहीं लड़ना है, तो विद इन दो दिन के अंदर वो बता सकता है कि यस मैं अपना पेपर नॉमिनेशन पेपर वापस लेता हूँ। ऐसा बहुत बार हुआ है, आपने न्यूज़ में भी सुना होगा कि इस कैंडिडेट ने अपने नॉमिनेशन पेपर वापस लिया। तो 2 दिन के अंदर आपके पास समय होता है। उसके बाद फाइनल लिस्ट ऑफ कंटेस्टेंट कैंडिडेट्स पब्लिश हो जाता है कि अब इतने सीट पे इतने कैंडिडेट लड़ने वाले हैं चुनाव। तो ये लिस्ट होने के बाद उसके बाद आपका इलेक्शन आता है। दैट मीन्स हम लोग वोटिंग करने जाएंगे और देन काउंटिंग और रिजल्ट का डेट होता है। एक बार रिजल्ट हो जाता है उसके बाद जो भी पार्टी बना या सिंगल पार्टी बना या कोलिशन गवर्नमेंट बना ये डिसाइड हो जाता है, एंड देन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लीट हो जाता है। जैसे ही रिजल्ट पब्लिश होता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट कंप्लीट हो जाता है, इंड हो जाता है। तो इतना आप लोगों ने समझा। अब क्या जो करंट हमारा 18वीं लोकसभा चुनाव जो होने वाला है उसका जो डेटा है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पब्लिश किया है, मैं शो करता हूँ और ये पूरे प्रोसेस को बताता हूँ। आप लोगों ने देखा कि जैसे जैसे प्रोसेस है सेम प्रोसेस ईसीआई ने फॉलो किया है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए 16 मार्च को जो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू न्यू दिल्ली में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रिलीज़ किया, ये हमारा पहला प्रोसेस हो गया। देखिए पहला प्रोसेस ये। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो उन्होंने रिलीज़ किया डेटा, दिस इज़ फॉर 18th लोकसभा इलेक्शन, और 17वीं लोकसभा चल रहा है अभी, जो कि 16 जून 2024 को कंप्लीट होगा।
और टोटल पीसीज मतलब पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 543 सीटें हमें पता है, लोकसभा में टोटल 543 सीटें और इस 543 सीट पे चुनाव होने वाला है। और इस 543 सीट में 412 सीट जनरल का है, 84 सीट एससी का है और एसटी का 47 सीट है। तो ये एक डेटा आपको पता चल गया, ये इंपॉर्टेंट डेटा है, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। और साथ ही में ये तो लोकसभा चुनाव देख रहे हैं हम लोग, साथ ही में कुछ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 16 मार्च को ही कुछ असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी चुनाव का घोषणा किया है, जो कि 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है, लिस्ट आप देख सकते हैं 26 है, टोटल 13 स्टेट है, 13 स्टेट में टोटल 26 कॉन्स्टिट्यूएंसी में बाई इलेक्शन भी होने वाला है। बाई इलेक्शन का मतलब होता है कि सपोज कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी से कोई कैंडिडेट जीता, या तो वो कैंडिडेट, दो केस होता है, या तो कैंडिडेट वो रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, या वो कैंडिडेट का किसी भी कारण से उनका डेथ हो गया या वो एक्सपायर हो गए। ठीक है, इन दोनों केस में क्या होता है कि वो जो कॉन्स्टिट्यूएंसी से जो सीट है वो खाली हो जाता है, तो उसके लिए बाई इलेक्शन कराया जाता है। तो बाई इलेक्शन भी आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है। तो साथ ही साथ लोकसभा इलेक्शन के साथ ही इन 13 राज्यों में और 26 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये इलेक्शन होने वाला है। देन हम लोग आते हैं फेजेज में। अभी यहाँ पर हम फर्स्ट में हम लोग देखें, यहाँ पर डेटा में एग्जैक्टली यहाँ नहीं लिखा है। नेक्स्ट देखते हैं कि ये टोटल 7 फेज में इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया कि 7 फेज में टोटल इलेक्शन होगा। तो अब आते हैं फर्स्ट फेज का, हम लोग कुछ डिटेल देख लेते हैं। तो फर्स्ट फेज में देखिए कि जो प्रेस नोट है, प्रेस नोट आपका हर फेज का सेम होगा, बिकॉज ये एक बार ही होता है। अब हर फेज में दिखाएंगे तो आप देखिएगा 16 मार्च है, क्योंकि 16 मार्च को ये हर 7 फेज का डिटेल मेंशन हो जाता है। नेक्स्ट आता है डेट ऑफ गैजेट नोटिफिकेशन। मैंने बताया था जो सेकंड स्टेप होता है, एक बार और दिखा देता हूँ। ये जो सेकंड स्टेप है, मैं थोड़ा पेन थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। जैसे ये सेकंड स्टेप आप लोगों ने देखा था कि एवरी फेज गैजेट नोटिफिकेशन इशूड बाई, तो यही आपका गैजेट नोटिफिकेशन आपको दिख रहा है कि गैजेट नोटिफिकेशन इशू किया गया है, 20 मार्च को इशू होगा, जो फर्स्ट फेज का है। और फर्स्ट फेज में टोटल राज्य कितने इंक्लूड है, 21 राज्य इंक्लूड है, और टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी 102 इंक्लूड है। तो ये बिहार को सेपरेट किया गया है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा बताया गया है कि बिहार में कुछ फेस्टिवल है उस दिन, तो इस कारण से एक दिन का थोड़ा सा कंसेशन दिया गया। आप देखिए यहाँ 1 दिन, यहाँ 2 दिन, और यहाँ पर भी लगभग 2 दिन 3 दिन का दिया है, 21 का महीना होता है, तो 3 दिन का कंसेशन दिया गया है कि 3 दिन तक आप विड्रॉल वाला भी फाइल कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन डेट सेम होगा, इलेक्शन डेट, डेट ऑफ काउंटिंग, ये दोनों सेम होगा, और ये तीनों डेट हर फेज का सेम होने वाला है। तो ये चारों आप देख लीजिए कि गैजेट नोटिफिकेशन, फिर नॉमिनेशन डेट, एंड देन स्क्रूटनी होगा, जहाँ पर स्क्रूटनी के बाद फाइनलाइज होता है डेटा। फिर स्क्रूटनी के बाद मैंने बताया था विद इन 2 डेज, देखिए 28 मार्च का डेट है, तो इसका 2 दिन एग्जैक्टली 30 मार्च, तो एग्जैक्टली 2 दिन के अंदर आपको बताना होता है कि हमें आप अगर अपना पेपर वापस लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट फेज़ हो गया। फर्स्ट फेज़ को हम मैप में भी एक बार देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। जो भी पीला डॉट दिख रहा है, जैसे हमारा उत्तराखंड वाला एरिया हो गया, हमारा यहाँ नॉर्थ ईस्ट में एरिया दिख रहा है, ये हमारा तमिलनाडु आ रहा है, हमारा छत्तीसगढ़ आ रहा है एरिया, हमारा कुछ एरिया हमारा इधर राजस्थान का आ रहा है। तो यहाँ पर 102 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में फर्स्ट फेज़ में चुनाव होने वाले हैं। अब आते हैं सेकंड फेज़ में। सेकंड फेज़ में भी अनाउंसमेंट डेट सेम है, अनाउंसमेंट डेट सब में सेम होगा, लेकिन यहाँ गैजेट नोटिफिकेशन का डेट देखिए चेंज हो गया, ये 28 मार्च हो गया। देखिए फर्स्ट फेज़ में कितना था, 20 मार्च था, सेकंड फेज़ में 28 मार्च हो गया। तो यहाँ भी JNK को सेपरेट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ वेकेशंस है उस दिन, तो इस कारण से इन्हें 1-2 दिन और ज़्यादा दिया गया है। यहाँ पर जैसे ये देखिए 1 दिन का समय और दिया गया है, बस इसमें ही दिया गया है, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन में 1 दिन दिया है, बाकी दिन बराबर दिया गया है। तो यहाँ भी मेकिंग नॉमिनेशन, स्क्रूटनी और ये है, और यहाँ 26 अप्रैल को चुनाव होगा। देन सेकेंड फेज़ का हम लोग देख लेते हैं, हमारे एरियाज़ वगैरह आप देखिए, यहाँ पर राजस्थान का एरिया आ गया, हमारा कुछ इधर केरला आ गया, हमारा कर्नाटका आ गया, नॉर्थ ईस्ट में भी कुछ एरियाज़ है, हमारा सिक्किम और वेस्ट बंगाल का कुछ पार्ट आ गया, बिहार का कुछ पार्ट आ रहा। तो इसमें टोटल 89 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी सेकेंड फेज़ में हमारा कंप्लीट होगा चुनाव। थर्ड फेज़ आ जाते हैं। अब थर्ड फेज़ में जैसे वहाँ देखे थे 2-2 बिहार देखे थे और JNK देखे थे, यहाँ पर जैसे JNK देखे थे अलग था, यहाँ देखे थे बिहार। तो यहाँ स्पेशल केस में 1-2 दिन का टाइम दिया गया था, बिकॉज ऑफ कि वहाँ कुछ फेस्टिवल वगैरह होने के चक्कर में। बट उसके बाद से जो थर्ड फेज़ है, थर्ड फेज़ में देखिए 12 स्टेट और UT कवर हो रहा है, और टोटल PC 94 कवर हो रहा है। तो आप चारों डेट देख लीजिएगा। और यहाँ पर चुनाव है 7 मार्च 2024 को। इसका भी हम देख लेते हैं मैप थोड़ा।
ये हमारा गुजरात है, ये कुछ पार्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड कर्नाटका आ गया हमारा। देन हमारा इधर मिड सेंट्रल इंडिया का कुछ पार्ट है, फिर हमारा ईस्ट इंडिया पार्ट है। देन हम फोर्थ फेज में देखते हैं, फोर्थ फेज में भी आप 96 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी आ रहा है और 10 स्टेट कवर हो रहा है। इसका चुनाव हमारा 13 मई को है। देन फिफ्थ, इसका भी मैप आप एक बार विजिट कर लीजिएगा। ये जितना भी मैप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है, ये ऑफिशियल मैप है। आप यहाँ से भी देख सकते हैं, आप उनके साइट पे भी जाके देख सकते हैं। फिफ्थ फेज में आप देख रहे हैं 49 है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी, 8 स्टेट कवर है। ये 20 मार्च को चुनाव है। देन मैप आप देख सकते हैं, ये नॉर्थ में आपका लद्दाख एरिया हो गया, ये थोड़ा सा नॉर्थ साइड में बिहार एरिया आ गया है, या महाराष्ट्र कुछ है, कुछ आपका ईस्ट साइड में है। तो ये आप देख सकते हैं फिफ्थ वाला। सिक्स्थ में भी देखिए, सिक्स्थ में 57th कॉन्स्टिट्यूंसी कवर हो रहा है और 7 स्टेट कवर हो रहा है। और सिक्स्थ फेज 25 मई को कंप्लीट हो रहा है। 25 मई को ये होगा। ये 4 नोटिफिकेशन आप देख लीजिएगा, ये उसके अकॉर्डिंग ये होगा। इसका भी मैप आप एक बार देख लीजिए। ये भी हरियाणा के साइड में, ये थोड़ा बिहार साइड में और थोड़ा ईस्ट साइड में है। देन लास्ट फेज जो 7th फेज है, जो बचा हुआ 57 कॉन्स्टिट्यूंसीज है और बचा हुआ 8 स्टेट है, उसमें इलेक्शंस होगा, जो जिसका डेट है 1 जून। मतलब 1 जून को इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा हमारा 7वें फेज में। हमारा स्टार्ट इलेक्शन कब हुआ था, हम लोग फर्स्ट फेज देखेंगे। फर्स्ट फेज हमारा कब था, स्टार्टिंग ऑफ इलेक्शन था हमारा 19 अप्रैल को। 19 अप्रैल को इलेक्शन स्टार्ट हो रहा और हमारा इलेक्शन कंप्लीट हो रहा है 1 जून को। तो 1 जून को इलेक्शन कंप्लीट होगा जो 7वां फेज, और 4 जून को हमारा काउंटिंग हो जाएगा। मतलब 4 जून को काउंटिंग प्लस रिजल्ट दोनों हमें मिल जाएगा कि कौन कैंडिडेट कौन सीट से विन किया है और कौन सा पार्टी गवर्नमेंट बना रही है। इसके बाद कुछ और एक फॉर्मेट में डेटा देख लेते हैं। ये तो ऑल फेज में इलेक्शन आप देख लीजिए कि 1 2 3 7 फेज में कहाँ कहाँ इलेक्शन होने वाले हैं। देन ये इलेक्शन कमीशन ने अच्छा डेटा दिया है, क्योंकि ये 7 फेज का एग्जैक्टली बता दिया है कि 7 फेज में कितने, हर फेज में कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी में इलेक्शन हो रहा है, टोटल पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कितना है, स्टेट यूटी फुल्ली कवर्ड, मतलब 10 स्टेट और 10 यूटी में कंप्लीटली एक ही फेज में जितने भी कॉन्स्टिट्यूंसी है वो कवर कर लिया गया है। पार्सली कवर्ड मतलब 11 यूटी और स्टेट है जिसमें पार्सली कवर है। सपोज एक बिहार मान लेते हैं, उसमें अगर सपोज 50 कॉन्स्टिट्यूंसी है, एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, 50 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तो 50 में सपोज 30 कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फेज में चुनाव होगा, दूसरे फेज में जितने बचे हैं वो कॉन्स्टिट्यूंसी में चुनाव होगा। तो यही लिखा है कि पार्सली यूटीएन स्टेट कवर्ड हुआ है। देन स्टेट एंड यूटी स्टार्टेड इन फेजेस, तो इतना यूटी स्टार्ट हुआ है अभी इलेक्शन, एंड देन कंप्लीटेड, मतलब 10 यूटी ये कंप्लीट हुआ है। तो ये जैसे 10 पहले में कंप्लीट हुआ तो फर्स्ट ही फेज है तो 10 कंप्लीट हो गया। तो ऐसे आप डेटा देख सकते हैं हर 7 फेज में कैसे कैसे कंप्लीट हुआ है। एक बार आप गो थ्रू करेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट एक डेटा है जो कि सिंगल पोल डेट, मतलब एक ही दिन में आपका सिंगल फेज में ही इतने सारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दैट इज यूटी में कवर किया गया है। 2 पोल डेज मतलब जैसे कर्नाटका, राजस्थान, त्रिपुरा, मणिपुर, इसमें 2 फेज में चुनाव होंगे। छत्तीसगढ़, असम में 3 फेज में, वैसे ही उड़ीसा, मध्य प्रदेश, झारखंड में 4 फेज में, 5 फेज में आपका महाराष्ट्र एंड JNK में, 6 फेज में यूपी, बिहार में होंगे। तो टोटल आपका 36 यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये हमारा 28 राज्य प्लस 8 केंद्र शासित प्रदेश, तो आपको यहाँ पर ये 36 हो गया। तो ये कंप्लीटली मैंने कवर कर दिया है कि इलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, और प्रोसेस के साथ मैंने आपको एग्जैक्टली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डेटा दिखा दिया कि कैसे 7 फेज में इलेक्शन कंडक्ट कराने वाली है, कहाँ कहाँ कंडक्ट होगा, A to Z मैंने इस वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया। इसके अलावा भी आपको इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड, इसके प्रोसेस से रिलेटेड कोई डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताने वाला हूँ, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे हुआ था, उसका प्रोविजंस क्या है। ये भी वीडियो में तो मैंने बस इलेक्शन कवर किया कि कैसे इलेक्शन प्रोसेस होते हैं, जो होने वाला है तो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये केवल एज अ कैंडिडेट नहीं, एज अ जनरल पब्लिक, आप एक नागरिक के नाते भी आपको ये जानना होगा कि इलेक्शन हमारे होते कैसे हैं। और नेक्स्ट में जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए मैं, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में कभी कभी प्रॉब्लम होता है कि पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी एंड स्टेट कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या डिफरेंस है, दोनों सेम है। जब पंचायत लेवल चुनाव होता है या अर्बन लोकल बॉडी का चुनाव होता है तो उस समय कॉन्स्टिट्यूंसी क्या हो जाता है, तो ये सब मैं डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। और जितने भी इलेक्शन से रिलेटेड जो टॉपिक बच गए हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, एंड बेल आइकन भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी मैं नया वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्द से जल्द वो वीडियो को देख लें। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।